मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था के क्या परिणाम रहे, प्रशासनिक और आर्थिक विनियमन के जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक और आर्थिक सुधार या विनियमन के परिणाम स्वरूप एक केंद्रीकृत और सक्षम राज्य का उद्भव हुआ। पहली बार मुस्लिम शक्ति उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकी और नर्मदा नदी से दक्षिण के क्षेत्र को भी इसने प्रभावित किया। पहली बार नर्मदा नदी से दक्षिण के क्षेत्र को। इस तरह इल्तुतमिश और बलबन ने प्रशासनिक संगठन की जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन के काल में वह पराकाष्ठा पर पहुंच गई। सुल्तान और अमीर के संबंधों ने सदा ही सल्तनत के मूल ढांचे को प्रभावित किया। मुक्ति और वली की स्वेच्छाचारिता तथा विद्रोह सल्तनत काल की एक प्रमुख समस्या थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मुक्तियों और वलियों पर अपेक्षाकृत अधिक कड़े नियंत्रण स्थापित किए। उसने अमीरों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके परिणाम स्वरूप षड्यंत्र और विद्रोह की कार्रवाइयाँ निश्चय ही नियंत्रित हुई। यद्यपि उसके शासन के प्रारंभ में बहुत सारे विद्रोह हुए, परंतु बाद में उसने अमीरों पर कड़े नियंत्रण लगा दिए। इसके परिणाम स्वरूप षड्यंत्र और विद्रोह में निश्चित ही कमी आई। और सबसे बढ़कर अलाउद्दीन से पूर्व सुल्तानों की पकड़ मुख्य रूप से नगरों पर होती थी, और हम कह सकते हैं दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में ही वे प्रत्यक्ष करारोपण को स्थापित कर पाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रामीण क्षेत्रों पर भी अपनी पकड़ मजबूत की तथा हिंदू कुलीन वर्ग की शक्ति को तोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप सल्तनत का आधार पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुआ। दूसरी तरफ उसने अमीर वर्ग का दरवाज़ा गैर तुर्कों के लिए भी खोल दिया। परिणामतः राज्य का सामाजिक आधार व्यापक हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व सुधार के द्वारा राज्य के आर्थिक आधार को मजबूत किया। इसके परिणाम स्वरूप एक बड़ी सेना का निर्माण संभव हो सका। दूसरी तरफ बाजार नियंत्रण व्यवस्था के जरिए आर्थिक गतिविधियों में भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया। इसके परिणाम स्वरूप वह बिना अतिरिक्त धन खर्च किए सैनिकों की मूलभूत आवश्यकता पूरी कर सका। उसने बाजार में अनाज मुहैया कराने के लिए किसानों के द्वारा अनाजों की बिक्री को प्रोत्साहन दिया। इस तरह इस काल में प्रेरित व्यापार को प्रोत्साहन मिला। ये तो हो गए उसकी प्रशासनिक और आर्थिक विनियमन के जो सकारात्मक परिणाम। यद्यपि उसके प्रशासनिक और आर्थिक विनियमों का कुछ नकारात्मक पहलू भी रहे, जैसे उसने अमीर वर्ग की ताकत को तोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ कि उसकी मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर का विरोध करने वाला कोई महत्वपूर्ण अमीर नहीं बचा। दूसरी तरफ उसके बाजार नियंत्रण नीति ने एक दृष्टि से कृषि और व्यापार दोनों को ही हतोत्साहित किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने
मूल तत्व मुनाफा को ही छीन लिया जो आर्थिक गतिविधियों का प्रेरक होता है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक और आर्थिक विनियमों ने निश्चय ही जनता पर सकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न किया। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के सुदृढ़ शासन के अंतर्गत कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। दूसरे, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद मुकदम और चौधरी जैसे मध्यस्थों का अंत किया। उसकी भूराजस्व नीति का उद्देश्य था कि मध्यस्थों की भूमिका को सीमित किया जाए। बर्नी ने इस संदर्भ में कहा भी है कि सुल्तान की नीति का उद्देश्य यह था कि शक्तिशाली का बोझ कमज़ोर पर नहीं पड़े, अतः किसानों को थोड़ी राहत मिली होगी। दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी के भूमि सुधारों का शायद एक महत्वपूर्ण और चिरस्थायी प्रभाव गाँव में बाजार अर्थव्यवस्था की वृद्धि में तेजी आना था। या हम कह सकते हैं कि गांव व शहर के बीच एक अधिक घनिष्ठ संबंध कायम होना था, जिसके परिणाम स्वरूप सल्तनत के आंतरिक पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज हुई। इसके अतिरिक्त यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैनिक उद्देश्यों से परिचालित थी, हम इसको पहले देख चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, किंतु मूल्य नियंत्रण से निश्चय ही सामान्य लोगों को भी लाभ मिला होगा। परंतु तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व आर्थिक सुधारों ने या विनियमन ने सामान्य जनता पर कुछ नकारात्मक परिणाम भी उत्पन्न किए। अलाउद्दीन की भूराजस्व सुधार नीति का लाभ राज्य को मिला, किसानों को नहीं। मध्यस्थों का अंश छीनकर राज्य ने अपना लाभ प्राप्त कर लिया, किंतु इसका फायदा किसानों को नहीं मिल सका। एक दृष्टि से देखें तो अलाउद्दीन खिलजी की करारोपण नीति प्रतिगामी थी, चूंकि कर का बोझ सभी पर समान था। दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रेरित सुधारों के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुलीनों की सर्वोच्चता बनी रही, क्योंकि गांव की उत्तम एवं बड़े अंश की जमीनों पर अभी भी उन्हीं मध्यस्थों का नियंत्रण था। बाजार व्यवस्था से जनता के किसी वर्ग को लाभ नहीं मिला। सबसे अधिक क्षति किसानों को उठानी पड़ी, जिन्होंने अपनी कुल उपज का आधे से अधिक हिस्सा करों के रूप में अदा करने के लिए विवश होना पड़ा और बची हुई उपज को भी निर्धारित मूल्य पर बेचना पड़ा। परंतु गांव के इन किसानों को दैनिक उपभोग की अन्य वस्तुएं निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने की कोई पृथक व्यवस्था नहीं की गई। हाथ से सामान तैयार करने वाले कारीगरों को भी इससे कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि उन्हें भी नाम मात्र के मुनाफे पर निर्धारित मूल्यों पर अपना सामान बेचना पड़ता था। तो व्यापारी और दुकानदार वर्ग को तो इस प्रकार की व्यवस्था से संतोष मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। सैनिक वर्ग को भी विशेष संतोष नहीं था, क्योंकि उनके वेतन बहुत कम कर दिए गए थे। दूसरी तरफ नगरों की सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का शोषण किया गया। बाजार नियंत्रण व्यवस्था ने भी कुछ अन्य प्रकार की समस्याओं को भी जन्म दिया। अलाउद्दीन खिलजी की विनियमों के कारण अधिकारी तांत्रिक नियंत्रणों एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। शायद अलाउद्दीन खिलजी अधिक सफल हुआ होता यदि वह केवल अनिवार्य वस्तु तथा सेना के प्रत्यक्ष प्रयोग से संबंधित वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित किया होता, किंतु उसने
सभी प्रकार की वस्तुओं के मूल्य निश्चित करने की कोशिश की। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कुछ सीमाओं के बावजूद भी अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, उसने राज्य व्यवस्था का एक नया संस्करण प्रस्तुत किया और वह दिल्ली सुल्तानों में प्रथम था जिसने साम्राज्यवाद को एक नया अर्थ दिया। किसी मध्यकालीन शासक के द्वारा प्रशासनिक केंद्रीयकरण का यह प्रथम क्रमबद्ध प्रयास था जिसमें बाजार की शक्तियों के संचालन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया गया। इस तरह का प्रावधान केवल प्राचीन भारत के एक ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक की तरह अलाउद्दीन खिलजी ने भी यह धारणा व्यक्त की कि राज्य का हित सर्वोपरि है।